कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीएफटी थ्योरी। सीएफ थ्योरी हमारी बताई गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। सीएफटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये नहीं बताती कि कब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस कलर में एग्जिस्ट करेगा। ये प्रेडिक्शंस नहीं बताती आपको कब आपका कंपाउंड स्क्वायर प्लेन में बनेगा, कब टेट्राहेड्रल बनेगा। और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के बनने के दौरान कई बार ये मैग्नेटिक डेटा को गलत प्रूफ करती है, जिसकी वजह से आज हम करेंगे सीएफटी थ्योरी। सो सीएफटी थ्योरी बात क्या करती है? तो सीएफटी थ्योरी स्टेट्स इट टेक्स it into account of ionic forces. CFT थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। ये कहती है कि हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं, जितने भी मेटल सेंटर हैं, उनके बीच लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो सारे के सारे आयनिक हैं। और इन आयनिक फोर्सेस की लगने की वजह क्या है? इन आयनिक फोर्सेस की वजह यह है कि मेटल के पास अपने ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब लिगेंड अपने फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लेकर आता है तो इनके बीच होती है रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से जितने भी मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितने भी मेरे डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, उन सब पर धीरे धीरे रिपल्शन बढ़ने लगती है टू द पॉइंट जहां पर वो अपनी डीजेनेरेसी खो देते हैं। डीजेनेरेसी का मतलब जब सारे के सारे आपके डी ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पर हो। तो जिस मोमेंट होता क्या है, तो मान लीजिए ये आपकी डीएफ ऑर्बिटल है और मैं करेंटली डिस्कस कर रहा हूं केस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं उनका नाम है dx² y² एंड dz²। ऐसा क्यों? अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आपके पास एक मेटल सेंटर होता है जिससे कोई 4 लिगेंड प्लेन में जुड़े हुए होते हैं और 2 अबव और बिलो द प्लेन। इसका मतलब मेरी बॉन्ड जो है 4 ऑर्बिटल मुझे ऐसे चाहिए जो कि प्लेन में है और एक ऑर्बिटल ऐसा चाहिए जो प्लेन के अबव और बिलो। तो जैसा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से जानते हैं कि dx² y² प्लेन में लाई करते हैं और dz² आपका अबव एंड बिलो प्लेन लाई करता है। अबव एंड बिलो प्लेन। तो होता क्या है कि जब भी कोई लिगेंड इस ज्योमेट्री को अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है और जैसे जैसे वो इन ऑर्बिटल्स को अप्रोच करने लगता है, यहां पर जहां आपके ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं आपके dx² y²। वहीं पर ये जो येलो वाले हैं ऑर्बिटल्स हैं, ये है आपका dz²। तो होता क्या है, जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर मेटल के पास आ रहा है, मेटल और की डी ऑर्बिटल्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जिनके बीच अब रिपल्शन होने लगती है। इस रिपल्शन की वजह से जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी डीजेनेरेसी को खो देते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी डीजेनेरेसी को खो देते हैं। ये है इनिशियल स्टेज विदाउट लिगेंड, जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता या फिर जो आपका मेटल सेंटर है वो आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर जैसे ही लिगेंड धीरे धीरे उसे अप्रोच करने लगते हैं, जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो एनर्जी में हाई चले जाते हैं। फिर वो उस पॉइंट तक हाई जाते हैं और जैसे ही फाइनली आपका लिगेंड मेटल सेंटर को अप्रोच कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पर मौजूद सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स अपनी डीजेनेरेसी को खो देते हैं और 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में बदल जाते हैं। ओके, अब एज फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं अपने होमो से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहीं पर जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है वो करने वाला है अपने लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि लूमो में। तो होता क्या है, लिगेंड
dx जिन ऑर्बिटल्स की साइड से अप्रोच नहीं किया, जो कि आपके dxy, dyz और zx हैं, क्योंकि वो प्लेन पर लाई नहीं करते, तो कोई भी जो इन पर रिपल्शन लगती है लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आपके ये तीन और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि dxy, dyz और dzx हैं, जो कि प्लेन पर नहीं थे, वो एनर्जी में लोअर आ जाते हैं कंपेयर टू द वंस जिन पर रिपल्शन ज्यादा लगी, जो कि थे dx2y2 और dz2, क्योंकि लिगेंड इन्हें अप्रोच उसी डायरेक्शन से कर रहा था। इस वजह से ये दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है इन दो ऑर्बिटल्स के बीच की जो कंप्लीट एनर्जी है, जो कि है डेल ओ, यहां पर जो आपका डेल ओ है उसे बुलाते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर कई बार इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बुलाया जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये वो एनर्जी है अप्लाइड बाय नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स पे लगा रहे हैं। अब वो रिपल्शन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसी बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि जो डेल ओ का गैप है, जो आपके ऑर्बिटल्स के बीच का गैप है, वो उतना ही ज्यादा होगा। अब जब ये दो ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं, तो इन सेट्स ऑफ ऑर्बिटल को नया नाम दिया जाता है, जिसमें एक का नाम है T2G, जो तीन ऑर्बिटल आपके लोअर एनर्जी में होते हैं, और जो दो आपके हायर एनर्जी में होते हैं उन्हें बुलाते हैं EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। अब यहां पर जो लेटर जी है सबस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है, उस जी का मतलब है जिराड। जिराड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। ओके, दिस मींस कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल में उसमें एक इन्वर्जन सेंटर, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ओके, अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की वजह से ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इसके बेसिस पर यहां पर ये जो आपका एवरेज एनर्जी सेंटर है, जिसे मैंने मार्क किया है बेरी सेंटर, ये वो एनर्जी है जो आपके डी ऑर्बिटल्स के पास तब मौजूद थी जब वो अपनी डीजेनरेट स्टेट में मौजूद थे, बिफोर स्प्लिटिंग। अब जब ये सेट ऑफ अपनी एनर्जी से कितना ऊपर गए और कितना बिलो एनर्जी से नीचे गिरे, इसको हम दो सेट्स में लिखते हैं, जिसमें एक का नाम है प्लस डी क्यू, दूसरे का नाम है -4 डी क्यू। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को नापने की यूनिट। वहीं पर कई बार इसे +6 ना लिखकर इसे 0.6 डेल ओ भी लिखते हैं, और कई बार इसे -0.4 डेल ओ भी लिखते हैं। यहां नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एवरेज एनर्जी से लोअर है, तो नेगेटिव साइन उसकी स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। ये एवरेज एनर्जी से एनर्जी में हाई है, इसलिए ये प्लस साइन डिनोट करता है, जो कि इसकी अनस्टेबिलिटी डिनोट करता है। तो या तो मैं इसे लिख सकता हूं -0.6 डेलो, सॉरी +6 डेलो, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.4 डेलो। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मुझे क्या पता लगता है कि मेरा एक DQ बराबर है मेरा 0.1 डेलो के। ठीक, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 DQ बराबर है मेरा 1/10 डेलो, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1 डेलो बराबर है मेरा 10 DQ के। ठीक है, यहां पर जो O है उसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो अब समझिए, इस ज्योमेट्री को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ज्योमेट्री एज अ क्यूब की तरह देखिए कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है वो एक क्यूब के अंदर बंद है, जहां पर आपके जो 4 एटम्स आपको प्लेन में नजर आते हैं वो क्यूब के 4 फेसेस को टच कर रहे हैं, और 2 एटम जो आपके अबव एंड बिलो प्लेन है वो क्यूब के अपर और लोअर फेस को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में जो आपके डी ऑर्बिटल, जो मैंने बताया आपके dxy ऑर्बिटल्स, जो कि इन बिटवीन दीज कॉर्नर्स लाई कर रहे हैं, जो अदर ऑर्बिटल्स उन पर कोई रिपल्शन लगती नहीं, इसीलिए वो एनर्जी में लोअर है। अब एनर्जी के फिलिंग की अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले बात करते हैं लिगेंड्स की। तो CFT क्या करती है? CFT tries to explain the nature of
लिगेंड्स को एक्सप्लेन करती है इस बेसिस पर कि वो कितना डेल ओ क्रिएट कर सकते हैं। क्या वो ज्यादा डेल ओ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा रिपल्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर वो ज्यादा रिपल्शन लगा सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, और अगर वो कम रिपल्शन लगा सकते हैं तो हम कहेंगे वो हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ओके, बाय कंसिडरिंग non while considering neutral molecules as dipole, considering neutral molecules as dipoles and negative charged species as point charges. अगर मैं CFT जनरल की बात करूं तो जितने भी आपके कार्बन डोनर्स होते हैं, जहां पर आपकी कार्बन एज अ डोनर साइड प्रेजेंट है, जैसे कि EDTA हो गया, EN हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके अलावा हो गया आपका इथाइलिन, इन सबको दर्जा दिया जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का। इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का। वहीं अगर मैं बात करूं, इनके बाद आते हैं आपके नाइट्रोजन डोनर्स और आखिर में आते हैं ऑक्सीजन डोनर्स। यहां गौर से देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मॉलिक्यूल एटम्स की बढ़ती जा रही है, उनकी टेंडेंसी टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उतने ही ज्यादा रिलेक्टेंट हैं अपने नेगेटिव चार्ज को मेटल को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, इस बेसिस पर CFT ने क्या कर दिया, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर दिया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन कभी कर ही नहीं पाए। पर आखिर में आते हैं आपके हेलोजेंस। Now, halogens and majority of your oxygen donors are collectively your weak field ligands. इसका मतलब है जब भी वो रिपल्शन लगाएंगे तो डेलो का गैप बहुत बड़ा नहीं आएगा। वहीं अगर मैं नाइट्रोजन डोनर्स की बात करूं तो NH3, NO2 in CN, not CN, here CN should be here, NO2 are also weak field compared to the ones, अगर वो कार्बन से अटैच हैं, जैसे कि बाइपिरिडीन और यह नॉर्मल पिरिडीन, where NH3, ये याद रखने वाली चीज है, NH3 ऑक्सीजन डोनर्स इंक्लूड योर वाटर, OH माइनस एक्सेट्रा, NH3 with cobalt 3+ act as strong field। बाकी सभी केसेस में NH3 वीक फील्ड लिगेंड काम करता है जब तक आपके पास कोबाल्ट 3+ ना है। अगर आपका कोबाल्ट 3+, अगर आपके पास मेटल है जिसमें कोबाल्ट आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो अगर उसका कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रॉन्ग, उसमें आपका NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी रूल्स हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, जो कि आपका है पॉली हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल है। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक जाएगा, एक है तो पहले नीचे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले फुलफिल होंगे, दो हैं तो दो, तीन है तो 3 और 3। अब यहां पर आती है दुविधा। अगर आपके पास कोई वीक फील्ड लिगेंड है, एक साइड और लगाते हैं बीच में, अगर आपके पास डेल ओ बड़ा है, और दो केस हैं, जब डेल ओ छोटा हो, डेल ओ बड़ा। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए चाहिए। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने की एनर्जी ज्यादा है, विच मीन्स अगर आपके T2G और EG ऑर्बिटल में जो गैप है वो बहुत छोटा है, तो पेयरिंग अकर करेगी। क्या करेगी? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, और जो ये काम कर रहे हैं उन्हें बुलाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, WFL।
इसका मतलब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि पेयरिंग कराने के लिए तो एनर्जी है ही हमारे पास, और डेलो छोटा है। तो अगर डेलो छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर करने के बजाय ऊपर जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, और अगर आपको ये कंडीशन मिल रही है उस केस में, ठीक है, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, वो मिलेगी आपको T2G3, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, Eg1 में। वहीं अगर मैं बात करूं इस केस, अगर आपका लिगेंड, आपका डेलो का एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आया था वो बहुत ज्यादा रिपल्शन लेकर आया था, और अगर वो रिपल्शन लेकर आया था और पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर्स आएगा, डू नॉट अकर्स, क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत हाई है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। और वहीं अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। जो ये काम करेंगे उन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, उस केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन वहां जाना पसंद करेगा जहां पर एनर्जी की डिमांड लो। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसे ऊपर ऑर्बिटल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर आए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास मौजूद है, तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इतनी ऊंची जंप मार नहीं पाएगा, तो इसलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे पेयरिंग में आएगा। कहां गया, इसलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होगा T2G में। उस स्पेसिफिक केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है वो है T2G हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, ये है आपका CFT का बेसिक कोर स्ट्रक्चर कि CFT काम कैसे करती है, आखिर ऑर्बिटल इसी पैटर्न में स्प्लिट क्यों होते हैं, आखिर डेलो का काम क्या है, कब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, कब इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, कब इलेक्ट्रॉन्स को, कब किस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना है, कब किसे वीक कंसीडर करना है, ये सारे बेसिस हमें प्रोवाइड CFT के द्वारा किए गए थे। Okay, this is how it actually works. Okay, let's see if I missed something. Okay, another case. Okay, अगर आपके पास डेलो का गैप बड़ा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, तो फॉर दिस केस के लिए द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी घट गई, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और अगर लो स्पिन होने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं किसी ऑर्बिटल में, तो मैं कहूंगा मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर कोई मैग्नेट में उसके पास लाऊंगा तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। वहीं अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, अगर आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक। ठीक है, वहीं आपका डेलो का गैप छोटा है और पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उस केस में जो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, द कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उस केस में सेम वही बात, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो पैरामैग्नेटिक, और अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा आपका डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन यूनिट है और n का मतलब है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्चुअली मौजूद है। ओके, अब याद रखिए, जनरल ट्रिक याद रख सकते हैं हम लोग। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो म्यू की वैल्यू आएगी क्या आएगी,
अंडर रूट थ्री याद रखने का वैल्यू है 1.41। तो अगर आपका एग्जामिनर आपको कोई ऐसी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की अगर आपको वैल्यू दे रहा है 1.41, तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट आप ये याद रखें कि ये तभी पॉसिबल है जब उस मॉलिक्यूल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वहीं अगर वो आपको वैल्यू देता है √5, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 1.73 समथिंग, इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके एग्जामिनर्स आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फिगर आउट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सॉल्विंग इट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट CFT। थैंक यू।